हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। लगे हुए हो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाली है सहायक आचार्य और रीट परीक्षा के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्थिक समीक्षा 2020-21 और इसकी तैयारी आप मेरे साथ करोगे और हम पढ़ेंगे आर्थिक समीक्षा 2020-21, जिससे कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाली है कि आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा में से पूछा जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज़ है मेरी, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 से। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 से तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्थिक समीक्षा 2020-21। आर्थिक समीक्षा 2020-21 क्या कहना चाहती है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये तैयार की जाती है अपने आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है सर, उनके द्वारा तैयार तो किया जाता है। और अब मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक संदेश है कि क्या संदेश है, तो वो हम देखते हैं। संदेश ये कहना चाहते हैं कि कोविड-19 के महामारी के विरुद्ध राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के विरुद्ध मुकाबला करने एवं कोरोना वायरस के प्रचार को रोकने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली को और भी सशक्त बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण पहल एवं नवाचार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आए प्रवासियों की आजीविका के लिए अनेक अवसर भी प्रदान किए गए हैं। बड़े पैमाने पर राहत एवं जन कल्याणकारी उपायों एवं उन पर किए गए व्यय के बावजूद राज्य के आर्थिक कल्याण के बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक ईमानदार प्रयास किया है। वो तो कोरोना आ गया, बिल्कुल जी किया गया है। आर्थिक समीक्षा 2021 में राज्य के वृहद आर्थिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के वितरण और डेटा को सम्मिलित किया है। किस किस को सम्मिलित किया है? वृहद आर्थिक विकास परिदृश्य और सामाजिक विकास के वितरण और डेटा को सम्मिलित किया है। इस विकट काल में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रयासों और प्रगति को भी संक्षिप्त में प्रदर्शित किया है। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन जनप्रतिनिधियों एवं राज्य के विभागों के लिए ही नहीं, अपितु राज्य के चहुमुखी विकास और आर्थिक विकास के अध्ययन में रुचि रखने वालों सभी संगठन एवं व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है। और संदेश में इस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल किया है? वृहद आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक विकास के वितरण और डेटा को शामिल किया है। ठीक है सर। और यह प्रकाशन किसके लिए उपयोगी होगा? जनप्रतिनिधियों के लिए तो होगा ही, और अपन अध्ययन कर रहे हैं और अपने लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का संदेश हो गया। अब हम पढ़ते हैं निरंजन आर्य, जो कि हमारे मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार के। तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया, हमारे मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य जी। तो निरंजन आर्य जी का क्या प्राकथन है? निरंजन आर्य जी का प्राकथन है, राज्य में गुड गवर्नेंस के माध्यम से आमजन को लोक कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नियत अवधि में सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। जी बिल्कुल प्रयासरत है। किसके लिए प्रयासरत है? आमजन को लोक कल्याणकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ नियत समय अवधि में मिले, मतलब टाइम पे उनको नियत समय अवधि पर सुविधाओं का लाभ मिले और लोक कल्याणकारी योजनाओं का उनको फ़ायदा प्राप्त हो, तो उसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। और राज्य के आर्थिक वृद्धि एवं विकास में आ रही चुनौतियों, जैसे कि राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों के सर्जन तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में उपयोगी सुझाव देने हेतु आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का भी गठन किया है। हाँ जी, तो कौन सा परिषद का गठन किया है? आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, इसका गठन किया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सलाह देगा।
सलाह देगा, किस किस टॉपिक के ऊपर देगा आपको? राजकोषीय प्रबंधन, राजकोषीय प्रबंधन पे देगा। उत्पादकता में वृद्धि कैसे करनी है, उत्पादकता वृद्धि। राजकोषीय प्रबंधन मतलब राज का कोष कैसा बढ़ाए, कैसे उनका प्रबंधन करना है, उस पर सलाह देगा। उत्पादकता में वृद्धि। तीसरा आपको देगा रोजगार के अवसरों में कैसे सृजन करना है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि किस प्रकार करें, उसके लिए ये देगा, उस पर सलाह देगा। चौथा है आपका स्वास्थ्य, माफ़ करना मेरी राइटिंग थोड़ी कमज़ोर है। स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसी बुनियादी, अब ये कौन सी सुविधाएं, ये कौन सी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं। इन क्षेत्रों में ये 4 सेक्टर हैं। राजकोषीय प्रबंधन, उत्पादकता में वृद्धि कैसे करनी है, रोजगार के अवसरों में कैसे वृद्धि करनी है, स्वच्छता और शिक्षा की, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं में क्या करना है, के क्षेत्र में विकास करने के लिए उपयोगी सुझाव देगा। क्या देगा? उपयोगी सुझाव देने के लिए कौन सी परिषद का गठन किया गया है? आर्थिक सुधार एवं सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया है। नेक्स्ट बोलते हैं कि राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हुए विकास की प्रगति को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा आर्थिक समीक्षा 2021 में परिलक्षित करने का प्रयास किया है। इसमें क्या परिलक्षित करने का प्रयास किया गया है? निरंजन आर्य जी कहते हैं कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हुए विकास की प्रगति को, सामाजिक और आर्थिक विकास में कितनी प्रगति हुई है, इसको करने का प्रयास सांख्यिकी निदेशालय द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट है अपना शासक सचिव, जो कि आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार के हैं, वो हैं हमारे नवीन जैन जी। तो नवीन जैन जी के अपनी प्रस्तावना लेके आते हैं। प्रस्तावना लेके आके ये कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं प्रस्तावना लेके क्या कहते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा राज्य के आर्थिक विकास एवं क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति पर विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल डालेंगे जी दृष्टि। किस किस पे दृष्टि डालोगे? आर्थिक विकास और क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम सरकार की द्वारा योजनाएं जो भी हैं उन पर की प्रगति पर प्रकाश डालने का कार्य कौन करता है? ये करता है हमारा इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक समीक्षा 2020-21। इस प्रकाशन में राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न संकेतक, जैसे कौन कौन से संकेतक हैं आर्थिक विकास की, जो अर्थव्यवस्था की प्रगति के विभिन्न संकेतक हैं, यथा राज्य का घरेलू उत्पाद, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान, सार्वजनिक वित्त, राज्य की मूल्य की स्थिति कितनी है, साथ ही के साथ कृषि और उसका उद्योग, सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना और सामाजिक सेवाएं इत्यादि पर विभिन्न राजकीय विभागों द्वारा अर्जित कितनी उपलब्धियों को प्रस्तुत किया है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आर्थिक समीक्षा 2020-21 में द्वारा। और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए किए गए विशेष प्रयासों को भी सम्मिलित किया गया है। बहुत ही अच्छी बात है। और आशा क्या करते हैं हमसे? ये आशा हमसे ये करते हैं, आशा है कि ये प्रकाशन राज्य की अर्थव्यवस्था के सामाजिक और आर्थिक विकास की स्थिति में विश्लेषण मतलब हो गया एनालिसिस में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। बहुत ही अच्छी बात है, उपयोगी रहेगा जी नवीन जैन जी। हम भी यही आशा करते हैं कि बहुत उपयोगी रहेगा और हम अन्वेषण भी करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे है अपना भूमिका। सर भूमिका में को कौन प्रस्तुत किया है, भूमिका कौन लिखता है? भूमिका लिखा है हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैरवा। सर डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैरवा कौन है? तो डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैरवा हैं
अपने निदेशक और संयुक्त शासक सचिव, किसके निदेशक और संयुक्त शासक सचिव है? आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार के निदेशक और संयुक्त शासक सचिव हैं। कौन हैं? नवीन डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा जी। तो अपने नवीन जैन जी कौन थे? नवीन जैन संयुक्त सचिव थे। संयुक्त सचिव किसके थे? भारत सरकार आयोजना और सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार के। निरंजन आर्य जी कौन है? मुख्य सचिव है। निरंजन आर्य जी कौन है? मुख्य सचिव है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? वो मुख्यमंत्री जी हैं, सभी को पता है आपको, हमारे डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी। अब भूमिका में हमारे ओम प्रकाश बैरवा जी क्या कहते हैं, तो हम पढ़ के सुनाते हैं आपको बस ऐसे एंजॉय करना है और एंजॉय करते हुए पढ़ना है, दिमाग को शांत रखना है, एकदम कूल माइंड, और हंसते खेलते पढ़ना है, और हम हंसते खेलते पढ़ेंगे। भूमिका साहब, क्या भूमिका है इसकी? आर्थिक समीक्षा की। और आर्थिक समीक्षा को बनाने में क्या क्या भूमिका रही? आर्थिक समीक्षा राजस्थान को राज्य सरकार के बजट के साथ प्रति वर्ष राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा साहब, कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है साहब, बजट के साथ प्रस्तुत होता है, हमें तो अब पता लगा है। आर्थिक समीक्षा 2021 में कितने अध्याय हैं साहब? 11 अध्याय हैं। आप इसमें 11 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है साहब, पढ़ देंगे, इतनी सारी किताबें पढ़नी है तो 11 अध्याय पढ़ लेंगे, जो राजस्थान के सभी क्षेत्रों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, क्या प्रस्तुत करते हैं? सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकाशन में मुख्य सामाजिक आर्थिक सूचकों के डेटा सेट मतलब संख्या, डेटा को भी सांख्यिकी परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया। इस आर्थिक समीक्षा लगभग 250 पेज की है। इसमें लास्ट का पेज है ना, वो सांख्यिकी परिशिष्ट है, और इसमें आर्थिक मुख्य सामाजिक आर्थिक सूचक है ना, इसका एक डेटा बना के सांख्यिकी परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया है। तो उनको भी हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, मिलके पढ़ेंगे, और मिलके पढ़ के एग्ज़ाम को साथ में क्रैक करेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। इसके साथ ही वर्तमान प्रकाशन में कोविड-19 महामारी के विकट समय में राज्य सरकार के द्वारा गरीब, बेचारे, बेसहारा, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के हेतु किए गए विशेष प्रयासों को भी समाहित किया गया है। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सरकार द्वारा बेहतर प्रबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य सुरक्षा हेतु आमजन को भी प्रदान की गई राहत को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। मतलब क्या सम्मिलित किया गया है? बहुत ही अच्छी बात है। सम्मिलित ये किया है राज्य सरकार का बेहतर प्रबंधन के माध्यम से। हाँ जी, बेहतर प्रबंधन तो आप बोलोगे, बिल्कुल है भी सही। स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य सुरक्षा हेतु आमजन को कौन कौन सी राहत प्रदान की है, इसमें सम्मिलित किया है। तो हमसे आइडिया लग रहा है, इससे आपको यह भी आइडिया लग रहा होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और क्या क्या आप पढ़ोगे, और क्या क्या आपके लिए रिलेवेंट है, वो सारी चीज़ें आपको इस भूमिका में पता लग रहे हैं। और लास्ट के वाक्य, धन्यवाद वाक्य उनके इस प्रकार हैं। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस प्रकाशन को समय पर तैयार करने में अपना योगदान प्रदान किया, और इस गुणवत्ता में, इसकी प्रकाशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझावों का स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। इसकी प्रकाशन की गुणवत्ता में जो सुधार करने हैं, तो हम आगे इसमें सुधार भी करेंगे। कुछ सुधार की जो ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको भी लगता है इसमें कुछ सुधार हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं राजस्थान सरकार को, डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा जी को लिखूंगा, उनको बताऊंगा कि आप इसमें ये सुधार, आगे से ध्यान रखने की बात है, ये सुधार आपको करने हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट है अपना। अब हमारे ये बोल रहे हैं कि इसमें 11 अध्याय हैं। ये बात कौन बोलते हैं? ये बात बोलते हैं हमारे निरंजन आर्य जी कि इसमें 11 अध्याय हैं। निरंजन आर्य नहीं, हमारे कौन बोलता है? हमारे बोलते हैं ये नवीन जैन जी कहते हैं कि इसमें प्राकथन नहीं, 11 अध्याय है। ये बात कौन बोलता है? 11 अध्याय ये हमारे ओम प्रकाश बैरवा जी बोलते हैं। तो 11 अध्याय में हम क्या क्या देखेंगे, तो उसका मेन टॉपिक जो नाम है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है।
पहला अध्याय है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक। इसमें आपको जानकारी मिलेगा कि आर्थिक विकास के मुख्य सूचक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम पढ़ेंगे सारांश और आर्थिक विकास के मुख्य सूचक का सारांश और वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र। तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास और पंचायती राज। चौथा चैप्टर है अपना औद्योगिक विकास। पांचवा चैप्टर है अपना आधारभूत संरचना का विकास, आधारभूत संरचना का विकास। पांचवा चैप्टर है अपना और पांचवा चैप्टर अपना कौन सा है? आधारभूत। आधारभूत का मतलब समझते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना का विकास। छठा चैप्टर है उभरता सेवा क्षेत्र। सातवां चैप्टर है शहरीकरण और शहरी विकास। आठवां चैप्टर है बुनियादी सामाजिक सेवाएं और शिक्षा एवं स्वास्थ्य। और नवां चैप्टर है अन्य सामाजिक सेवाएं और क्या क्या कार्यक्रम है, वो है नवां चैप्टर। और 10वां चैप्टर है अपना 10वां चैप्टर है राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन कौन कौन से हैं। 11वां चैप्टर सतत विकास गोल्स। और मैंने अभी अभी आपको बताया था सांख्यिकी परिशिष्ट को भी इसमें शामिल किया है, जो कि आर्थिक विकास के मेन जो डेटा सेट हैं वो अपने 11वां चैप्टर है। और वो कौन से पेज पे हैं, आपको पेज नंबर 206 भी दिया हुआ है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो आर्थिक विकास का समीक्षा है उसकी PDF आपको अटैच कर दूंगा। आप वहाँ से आप लिंक अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर्थिक पहला अध्याय अपना होगा आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, सारांश और वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। तो आर्थिक विकास के मुख्य सूचक कौन कौन से हैं? तो आर्थिक विकास के मुख्य सूचक 6 हैं। सर 6 कौन कौन से हैं? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बताइए कि आर्थिक विकास के मुख्य सूचक कौन कौन से हैं। तो पहला मुख्य सूचक है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। पहला कौन सा हो गया? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। दूसरा कौन सा हो गया? सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। तीसरा कौन सा हो गया? सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान। चौथा आर्थिक विकास का मुख्य सूचक कौन सा हो गया? सकल राज्य मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार योगदान। एक तो हो गया स्थिर कीमतों पर, दूसरा हो गया प्रचलित कीमतों पर। पांचवा हो गया शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और छठा हो गया प्रति व्यक्ति आय। तो ये आर्थिक विकास के मुख्य सूचक 6 प्रकार के हैं। सकल घरेलू उत्पाद पहला हो गया सकल घरेलू उत्पाद, आपको याद करना है आंखें बंद करके, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार का योगदान क्या है। ठीक है, ये दोनों एक ही है, ये स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। तो मेनली रूप से 5 ही होते हैं। कौन कौन से? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, तीसरा है अपना सकल राज्य मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार योगदान, चौथा है आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और पांचवा है प्रति व्यक्ति आय। ये इनका हम डिटेल एनालिसिस आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनके आर्थिक विकास के मुख्य सूचक जो देख लेते हैं। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद राजस्थान का 2011-12 की कीमतों पर है 6,43,222 करोड़ रुपए। और अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 9,57,912 करोड़ रुपए सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। प्रचलित कीमतों पर 9,57,912 और स्थिर कीमतों पर 6,43,222 करोड़ रुपए हैं। अगर 19-20 की बात की जाए तो स्थिर कीमतों पर 2011-12 की स्थिर कीमतों पर 6,88,714 करोड़ रुपए हैं। वहीं प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 9,98,999 करोड़ रुपए है। तो सर ये कितना कम हुआ? 9,57,912 करोड़ रुपए आके सिमट गया। ये क्यों सिमटा है? ये सिमटा है अपने कोरोना महामारी के कारण। वहीं 18-19 की बात किया जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,55,713 था और प्रचलित कीमतों पर 9,21,789 करोड़ रुपए था। सॉरी, 1000 करोड़ नहीं है। और 17-18 की बात किया जाए तो 6,24,831 करोड़ रुपए था। वही प्रचलित कीमतों पर 8,28,661 करोड़ रुपए है। 16-17 की बात किया जाए तो 2011 की कीमतों पर 5,96,000
746 करोड़ रुपए था। वही प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 7,60,587 करोड़ रुपए है। अब सर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही है इस साल 2020-21 में? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2021 में 2011-12 की स्थिर कीमतों पर बात किया जाए तो 6.61% की ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। वही प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो -4.11% की वृद्धि दर रही है, मतलब ऋणात्मक रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। और वहीं 19-20 में वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रचलित कीमतों पर 5.03% थी और स्थिर कीमतों पर 5.03% थी और प्रचलित कीमतों पर 8.38% की प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर रही है। वहीं अगर 18-19 की बात करें तो 18-19 में 4.94% की वृद्धि दर थी और वहीं प्रचलित कीमतों पर 11.24% की वृद्धि दर थी। आप ह्यूज डिफरेंस देख रहे हो प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, मतलब महंगाई का ये जो डिफरेंस है इसका मतलब है कि आपकी महंगाई कितनी है। प्रचलित कीमत और 2011 की कीमतों पर कितना ह्यूज डिफरेंस था 2018-19 में। और वही बात करें 17-18 में तो 17-18 में 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 4.71% थी। वहीं अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 8.95% की वृद्धि दर थी। और अगर 2016-17 की बात करें तो 2011 की प्रचलित कीमतों पर 5.93 थी और 11.61 प्रचलित कीमतों पर थी। तो मेन इम्पोर्टेंट क्या है? मेन इम्पोर्टेंट आपके लिए है स्थिर कीमतों पर 2020-21 की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य की वृद्धि दर 6.61 और प्रचलित कीमतों पर 4.11% है। तो ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है। और पिछले साल का आपका मेन इंपॉर्टेंट है, पिछले साल कितना था 5.03% और इस साल और पिछले साल की प्रचलित कीमतों पर 8.38% थी। नेक्स्ट है अपना सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान। कौन कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है सकल राज्य मूल्य संवर्धन में? तो सकल राज्य मूल्य संवर्धन में जो जीडीपी है उनको योगदान को 3 भागों में बांटा है, कृषि, उद्योग और सेवाएं। तो कृषि क्षेत्र का अगर 20-21 की बात करें तो कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है 29.45%, जो पिछले साल के योगदान से। अभी मैं पढ़ रहा हूँ स्थिर कीमतों पर, मैं बात कर रहा हूँ स्थिर कीमतें कौन सी है 2011-12 की। तो इस बार कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, लगभग 3% की वृद्धि हुई है, 26.73% से बढ़ के हो गया है 29.45% कृषि क्षेत्र में योगदान रहा है। वही उद्योग क्षेत्र की बात किया जाए तो उद्योग क्षेत्र में गिरावट आई है। ये गिरावट आई है क्यों आई है सर? ये गिरावट आई है कोरोना के कारण। तो पिछले साल 19-20 में उद्योग क्षेत्र में उद्योग क्षेत्र का योगदान 58.57 से बढ़कर इस साल में 28 से कम होकर इस साल में 28.15% की कमी आई है। तो लगभग अपना 42% की कमी आई है। वृद्धि जो क्षेत्रवार योगदान है उद्योग क्षेत्र का 0.42% का कम योगदान है उद्योग क्षेत्र में। और वहीं अगर सेवाओं क्षेत्र की बात किया जाए तो पिछले साल 44.70% का योगदान था सेवा क्षेत्र में, और वहीं अगर इस साल घट के हो गया है 42.10%। ये तो है गई स्थिर कीमतों की बात। और वहीं अगर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में पिछले साल 19-20 की तुलना में बात किया जाए तो 26.80% से बढ़ के 29.77% हो गया है। कौन सी कीमतों पर? ये बात हो रही है प्रचलित कीमतों पर। और वहीं उद्योग क्षेत्र की बात किया जाए तो पिछले साल 26.03% से घट के 24.80% की कमी दर्ज की है। और वहीं सेवा क्षेत्र की बात किया जाए तो पिछले साल 47% का योगदान था जीडीपी में, वहीं इस साल घट के हो गया आपका 45.43%। नेक्स्ट अपना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। सर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद मैं आपको बताता हूँ, जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं तो एनडीपी आ जाती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर स्टेट की बात किया जाए तो जीएसडीपी, और अगर स्टेट का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाए
डेप्रिसिएशन लेस कर दिया जाए तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है, मतलब शुद्ध राज्य उत्पाद। अगर स्थिर कीमत 2011-12 की कीमतों पर की बात किया जाए तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पिछले साल था 6,10,292 करोड़ रुपए था। मतलब पिछले साल कौन सा 2019-20 की बात है, वहीं 20-21 में बढ़ के हो गया, घट के हो गया 5,70,143 करोड़ रुपए। और वहीं अगर अब हम बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पिछले साल था 8,99,143 करोड़ रुपए। वहीं अगर चालू वर्ष की बात किया जाए तो 8,62,633 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर इस शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है। तो प्रचलित कीमतों पर अगर 20-21 की बात किया जाए तो 8,62,633, और स्थिर कीमतों पर बात किया जाए 5,70,143, और ग्रोस की बात किया जाए तो 6,43,222 स्थिर कीमतों पर था, और नेट है 5,70,143। प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 9,57,912 प्रचलित कीमतों पर था, और चालू कीमतों पर 8,62,633 करोड़ रुपए है। वहीं अगर प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो स्थिर कीमत 2011-12 की कीमतों की बात किया जाए तो प्रति व्यक्ति आय 72,997 रुपये एक व्यक्ति कमाता है। 2020-21 की बात करें, सर पिछले साल कितना कमाता था? पिछले साल कमाता था 78,390, और इस साल घट के हो गया 72,297, मतलब कम कमा रहा है। कम क्यों कमा रहा है? कोरोना के कारण। और वहीं अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 1,15,492 रुपये कमाता था पिछले साल, और प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो उससे घटकर 1,09,386 रुपये प्रति व्यक्ति आय है 2020-21 की। तो आपको याद रखना है, मेनली याद रखना है 20-21 का, तो 72,297 स्थिर कीमतों पर, और अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 1,09,386 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर कमाता है। तो ये हो गया अपना मुख्य सूचक। अब इनको पिक्टोरियल रूप में भी आपको प्रेजेंट किया गया है, तो आपको क्या है कि दिमाग में ग्राफ बन जाए तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर, ये जो रेड येलो में है वो है प्रचलित कीमतों पर, और ये जो ब्लू में है आपका स्थिर कीमतों पर है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 9,57,912 करोड़ रुपए है, और वहीं अगर स्थिर कीमतों की बात किया जाए तो स्थिर कीमतों पर 6,43,222 करोड़ रुपए है। कितना है? 6,43,222 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर। वहीं अगर 19-20 की बात किया जाए तो 19-20 में अपना प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद था 9,98,999 करोड़ रुपए, और वहीं अगर स्थिर कीमतों पर बात किया जाए तो 6,88,714 करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पे था। वहीं अगर 18-19 की बात किया जाए तो 18-19 में प्रचलित कीमतों पर 9,21,789 करोड़ रुपए था, और वहीं अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 6,15,713 करोड़ रुपए है। और वहीं 17-18 में बात किया जाए 8,28,661 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर था, और वहीं अगर 17-18 की स्थिर कीमतों पर बात किया जाए तो 6,24,831 करोड़ रुपए हैं। और 16-17 की बात करें 7,60,587 करोड़ रुपए था। वहीं अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 5,96,746 करोड़ रुपए था। तो एक अपन ट्रेंड देख लेते हैं कि 16-17 में 7-7 से बढ़ के 8-28 हुआ, मतलब क्या हुआ? वृद्धि हुई। और यहाँ से 8-28 से फिर 9-21 हुआ, मतलब कि वृद्धि हुई। फिर 8-9-21 से बढ़ के 9-98 हुआ, मतलब क्या हुई? वृद्धि हुई। फिर 9-98 से ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, मतलब कमी हुई। वहीं अगर स्थिर कीमतों पर बात किया जाए तो इसमें भी लगभग अपना 5-96 और 6-24, लगभग 4 और 24 कितना हो गया?
लगभग 28 लाख करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर 16-17 से 17-18 की कंपेयर करते हैं और 17-18 से 18-19 का कंपेयर करें तो 6-55 से 6-24, 55 में से 24 गए तो अपना लगभग 1, और 55 में से 24 गए तो अपना बचता है 31 लाख करोड़ का, अगर स्थिर कीमतों में हमने वृद्धि दर्ज की है। वहीं अगर 18-19 से 19-20 की बात करें तो 6-55 से 6-88 हो गया, तो 55 से 88 हुआ तो लगभग 33 लाख करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। और वहीं अगर बात करते हैं अपन 20-21 में तो 6-88 से बढ़ के हो गया, घट के हो गया 6-44, मीन्स अपना 45 करोड़ का चूना लग गया, 45 लाख करोड़ का चूना लग गया। किसके कारण? कोरोना महामारी के कारण, कोरोना के कारण लगभग 40 लाख करोड़ का चूना लग गया। ये तो है स्थिर कीमतों पर। और अगर पिछले साल से तुलना किया जाए तो प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो 957 में से 957 में से 98 गए, 98 से 57 गए तो 1, और 9 में से 5 गए तो 4। 41 प्रचलित कीमतों के हिसाब से बात किया जाए तो 41 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है राजस्थान सरकार को जीडीपी में, और 45 लाख करोड़ का स्थिर कीमतों के अनुसार लॉस हुआ है। तो ये अपन को एनालिसिस भी करना है। क्वेश्चन में एग्जामिनर हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वहीं अगर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की बात किया जाए तो करंट में अगर स्थिर कीमतों पर बात करते हैं, स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर ऋणात्मक कितनी थी? 6.61%। 19-20 में 5.03%, 5.03 से घट के कितनी हो गई? 6.61%। उससे पहले 18-19 में थी 4.94, उससे पहले 17-18 में थी 4.71%, और उससे पहले 16-17 में थी 5.93%। मतलब वृद्धि दर की अगर बात करें 5.93 की, अगले साल की वृद्धि दर थोड़ी सी कम हुई है 4.71, फिर थोड़ी सी बढ़ी है 4.91, फिर थोड़ी सी बढ़ी है 5.03, और कोरोना के कारण घट के माइनस में आ गई है 6.61%। वहीं प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए तो पिछले साल की वृद्धि दर कितनी थी? 4.11%, और उससे पिछले साल 8.38%, और उससे पिछले साल 11.24%। बहुत ही अच्छा 18-19 अपने राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर 17-18 की बात किया जाए तो 8.95%, और अगर 16-17 की बात किया जाए तो 11.61%। ठीक है, तो 11.61% 16-17 की। अब अगर प्रचलित कीमतों पर ट्रेंड देखें तो 11.61 से घटी है कितनी? 8.95 पे आ गई, फिर बहुत बूस्ट किया है 11.24% आ गई, फिर कमी आई 8.38, और फिर कोरोना के कारण तो कमर ही टूट के माइनस का 4.11% का ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज हुई है। तो ये हो गया सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। अब सकल राज्य मूल्य संवर्धन में क्षेत्रवार योगदान की बात किया जाए तो क्षेत्रवार योगदान अगर बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करता हूं मैं स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों की बात किया जाए तो स्थिर 2011-12 की कीमत पर बात करें तो ये जो ग्रीन है, ग्रीन में ये कृषि क्षेत्र का योगदान है 29.45% स्थिर कीमतों पर। और अगर सेवा क्षेत्र की बात किया जाए तो 42.40% स्थिर कीमतों पर है। और वहीं अगर उद्योग क्षेत्र की बात किया जाए तो 28.15% है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है जीडीपी में? सेवा क्षेत्र का। उससे कम किसका है? कृषि क्षेत्र का। उससे कम किसका है? उद्योग क्षेत्र का। हम ये कह सकते हैं राजस्थान की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, लगभग 40 से ज़्यादा 42.40%। और वहीं अगर प्रचलित कीमतों पर बात किया जाए सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ के हो जाता है 45.43, और कृषि क्षेत्र का योगदान हो जाता है 29.77, और आपका उद्योग क्षेत्र का योगदान हो जाता है 24.80%। अब बात आती है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात किया जाए
तो 20-21 की प्रचलित कीमतों पर 8,62,633 करोड़ रुपए है। वहीं अगर स्थिर कीमतों पर बात किया जाए तो 5,70,143 करोड़ रुपए है। और 19-20 में अपना था 8,99,143 और स्थिर कीमतों पर 6,10,292। और 18-19 की बात किया जाए तो 8,29,068 था और प्रचलित कीमतों 5,80,594। 17-18 में 7,44,622 था। वहीं बात करें 5,54,429 था और 16-17 में 6,82,626 और 5,29,650 रुपये 16-17 में था। तो करंट अपन याद करते हैं 8,62,633 का NSDP है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8,62,633 करोड़ और प्रचलित कीमतों पर 5,70,143 करोड़। ये तो महाबैंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, महाबैंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। स्थिर कीमतों प्रचलित कीमतों पर 8,99,143 पिछले साल का और इस साल घट के हो गया 8,62,633। और 19-20 की बात किया जाए तो राज्य घरेलू उत्पाद 6,10,292 से घट के हो गया 5,70,143 करोड़ रुपए। और वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो अभी प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर है 72,297 और चालू कीमत पर है 1,09,386। पिछले साल की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय 1,15,492 है और इस साल की बात करें तो 78,390 रुपये है, 78,390 रुपये है प्रचलित कीमतों पर। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो 1,15,492 से घट के हो गई है 1,09,386 रुपये। और अगर स्थिर कीमतों पर बात किया जाए तो 78,390 से घट के हो गई है 72,297 रुपये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये अपना हो गया आर्थिक विकास के मुख्य सूचक और कल हम कवर करेंगे चैप्टर सारांश। अभी सारांश से पहले रुको अभी आर्थिक विकास के मुख्य सूचक का जो टॉपिक है वो ख़त्म नहीं हुआ है और इसमें एक डेटा और है, टेबल सारणी दी हुई है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है तो पिछले साल था 2,71,699 करोड़ रुपए था। मतलब सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर 2,71,699 करोड़ रुपए था। और वही 16-17 की बात करें तो 2,11,986 करोड़ रुपए है। वहीं कृषि उत्पादक सूचकांक की बात करें तो कृषि उत्पादकता सूचकांक 201.69 है। ये इसमें स्टार दिया हुआ है और इसमें @ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है तो हम देख लेते हैं पहले, कोई भी सारणी से पहले। स्टार है कृषि वर्ष का से संबंधित है, मतलब कृषि वर्ष को। अब देखो एक जीके का क्वेश्चन ये भी तैयार हो रहा है, कृषि वर्ष कौन सा है? कृषि वर्ष 7-8 कृषि वर्ष से संबंधित, कृषि उत्पादक सूचकांक कृषि वर्ष से संबंधित है। कृषि वर्ष कौन सा है क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजस्थान के लिए तो कृषि वर्ष है 2007-8 और उसका सूचकांक कितना है 100 रुपये। और ये जो सूचकांक 19-20 का है 2007-8 को बेस मान के बनाया है 201.69। ठीक। और सकल स्थायी पूंजी निर्माण पे @ दिया हुआ है। @ का मतलब क्या है? प्रावधानिक, मतलब प्रोविजनल का मतलब है ये डेटा फाइनल नहीं है, अभी इसमें और संशोधन किया जा सकता है। ठीक। और प्लस है, इसका मतलब ये अंतिम है, मतलब फाइनल है, मतलब एकदम फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई है। और ये प्रोविजनल अभी पूरे तरीके से रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। AA का क्या मतलब है? प्रावधानिक दिसंबर 2020 तक। AA का मतलब है दिसंबर 2020 तक प्रावधानिक है। और डॉलर का संबंध है दिसंबर 2020 तक का डेटा के हिसाब से वो डेटा तैयार किया है। और इसका संबंध है दिसंबर 2020 तक। अप्रैल मई 2020 का सूचकांक कोविड-19 महामारी के कारण जारी नहीं हुआ तो इसके लिए अप्रैल मई का डेटा नहीं है, उसके आगे का डेटा है। इसका मतलब ठीक है।
तो वही कृषि उत्पादक सूचकांक की बात किया जाए तो 19-20 का कृषि उत्पादक सूचकांक 201.69 है। आधार वर्ष क्या माना है? आधार वर्ष माना है 2007-8 और आधार वर्ष 5-6 को चेंज करके 7-8 कर दिया गया है। वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात किया जाए तो LMT में, LMT का मतलब हो गया लाख मीट्रिक टन। खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 का 271.33 प्रावधानिक है, मतलब प्रोविजनल है, अभी डेटा और आना बाकी है। और वहीं अगर 19-20 की बात की जाए तो 265.81 लाख मीट्रिक टन है, मतलब फाइनल डेटा अगर 19-20 का बात किया जाए तो 265.81 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 20-21 में हो गया है 271.33 लाख LMT। ठीक है। वहीं अगर 16-17 की बात किया जाए तो 231.40 था, 17-18 का 221.05 और 18-19 का 231.60 और 19-20 का फाइनल डेटा 265.81 है और अभी प्रोविजनल है 271.33। वहीं अगर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की बात किया जाए तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? आधार वर्ष किसको मान के किया गया है? आधार वर्ष 11-12 को मान के किया गया है तैयार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। इसके लिए बेस ईयर कितना है? 115.67। AA का मतलब है दिसंबर तक का प्रोविजनल डेटा लिया है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अगर आपको ये पूछे कि प्रोविजनल रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक चालू वर्ष 20-21 का कितना रहा, तो वो रहा है 115.67। और वहीं अगर पिछले साल की बात किया जाए तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 126.9% था और 126.9 था। परसेंट मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 126.9 था। और वहीं अगर 18-19 की बात किया जाए तो 140.37 था और 16-17 की बात करें तो 122.11 था। पिछले साल कितना था? 126.9 से कट के हो गया 115.67। ये 1 दिसंबर तक का प्रोविजनल है। वहीं अगर थोक मूल्य सूचकांक की बात करें, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2099 से 2000 है। तो ये जो है इसमें अप्रैल मई का डेटा नहीं है, अप्रैल मई का डेटा, क्योंकि लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में थोक मार्केट भी खुला हुआ नहीं था, तो अप्रैल मई का डेटा इसमें शामिल नहीं है। तो उसके भी आप पे 1999-2000 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक अपना है 334.19। और वहीं पिछले साल की बात किया जाए तो 316 था। 316 मतलब क्या हुआ? थोक मूल्य सूचकांक मतलब बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई बढ़ी है थोक मूल्य में भी। सर कितनी बढ़ी है? प्रतिशत कितना परिवर्तन आया है? पिछले साल से प्रतिशत परिवर्तन 5.76 आया है। सर पिछले साल कितना आया था? 4.73% का परिवर्तन आया है, मतलब 5.76% की दर से थोक मूल्य में वृद्धि हो रही है। वहीं अधिष्ठापित क्षमता, ऊर्जा क्षमता की बात किया जाए तो अभी वर्तमान में 21,876 मेगावाट अधिष्ठापित, मतलब इतनी क्षमता है राजस्थान में, इतनी ऊर्जा हम उत्पादन कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं? 21,836। और पिछले साल कितनी थी? 21,176। मतलब कोरोना काल में भी ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता में राजस्थान सरकार ने वृद्धि की है। डॉलर का मतलब मैंने आपको बताया था, डॉलर का मतलब है ये दिसंबर 2020 तक का डेटा है, तक की क्षमता है 21,836। दिसंबर के बाद आपका जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 इसका डेटा अभी पेंडिंग है। वही वाणिज्यिक बैंक शाख की बात किया जाए तो वाणिज्यिक बैंक शाख की बात करते हैं अपन। सितंबर तक का वाणिज्यिक बैंक शाख है अपना 3,43,406 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंक क्रेडिट दी है, सितंबर तक का डेटा है। वहीं अगर पिछले साल की बात करें 3,15,149 करोड़ रुपए वाणिज्यिक बैंक शाख है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही मज़ा आया होगा और उसी मज़े के साथ अपन पढ़ेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं, ना ही मैं आपको बोर होने दूंगा। और अगर आपको लगता है बोर हो रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इस क्लास को और भी मज़ेदार बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।